वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला हूं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय विज्ञान शिक्षण को। इस वीडियो में हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न को रखा है। इसका मतलब यही नहीं कि आप सिर्फ अति लघुत्तरीय प्रश्न हल कर पाएंगे, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो से आप बिल्कुल चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे आपका लघुत्तरीय प्रश्न हो, चाहे अति लघुत्तरीय प्रश्न हो, कोई भी आपके परीक्षा में आ जाएगा, आप आसानी से हल कर लेंगे। हमने आपके प्रश्नों को इतने अच्छे से सोल्व कराया है, शायद ही आपको वीडियो में कभी यूट्यूब पर ऐसा वीडियो मिला होगा। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। चलने से पहले आपको बता दें, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एग्जाम सर स्टडी से जुड़ जाएं। चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है जीवाश्म विज्ञान क्या है। अगर बात करेंगे दोस्तों जीवाश्म विज्ञान के बारे में तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए जान लेते हैं। अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे, यानी कि ऐसे जीव जो थे लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे लेकिन परंतु अब नहीं है, उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं। ऐसे जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। चलिए अब इसको एक तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पहले क्या थे, डायनासोर पाए जाते थे लेकिन अब नहीं पाए जाते हैं। उनके जो अंग हैं या हड्डियां हैं जो हमें पत्थरों या चट्टानों में दबी हुई मिलती हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में जाना जाता है, वही हमारा जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। आप समझ गए होंगे ना। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है भैया क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हमारा पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार की जीव जंतु एवं पेड़ पौधे से मिलकर बना है। संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिकी तंत्र, इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि आपको पता है जो पौधे होते हैं भैया अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं, लेकिन अगर बात करें जंतुओं के बारे में, वो क्या होते हैं, वो परपोषी होते हैं, वो पौधों से ग्रहण करते हैं। और कुछ जो होते हैं मांसाहारी भी जंतु होते हैं। जैसे कि आपका खरगोश है भैया, खरगोश क्या खाएगा, घास खा लेगा, यानी कि पौधों से प्राप्त करता है ना। और खरगोश को कौन खा लेता है, कुछ जंगली जीव खा लेते हैं, जैसे कि शेर हो गया। तो ऐसे जो जीव होते हैं भैया परपोषी होते हैं, जंतु जो परपोषी होते हैं, लेकिन पौधे जो हमारे होते हैं स्वापोषी होते हैं, जो अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं। इनके बारे में जो अध्ययन है सब कुछ इसमें पाया जाता है, वही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। मेरा पूरा का पूरा चैप्टर इसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके इसी पर आधारित हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार बताइए। इसके आधार हमें बताना है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार चलिए देख लेते हैं। पहला आपका होता है क्या, अजैविक घटक होता है। इसके अंतर्गत आते हैं कार्बनिक आता है, अकार्बनिक एवं जलवायु इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, अजैविक घटक के अंतर्गत ये सब आते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों जैविक घटक के बारे में, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। उत्पाद, हरे पौधे, उपभोक्ता तथा अपघटक एवं अपृत भोजी जो हमारे होते हैं भैया, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ये आपका प्रश्न जो है बहुविकल्पी में भी बन सकता है, चाहे आपका अति लघुत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट। क्वेश्चन पूछा गया भैया, इसमें ये पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला से आपका क्या अभिप्राय है। अभी हम आपको ऊपर कुछ उसका अंग बता चुके हैं कि खाद्य श्रृंखला से आपका क्या अभिप्राय है, इसमें दिया है, उसके बारे में जान लेते हैं। जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, आहार या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे पौधा है, पौधे ने खाना बनाया, भोजन बनाया, फल बनाए, उसको किसने खाया, या घास हो गई, उसको खा लिया खरगोश ने, ठीक है। और खरगोश को खा लिया, किसने खा लिया, खरगोश को खा लेगा भैया शेर, ठीक है। खरगोश को शेर खा लेगा या खरगोश को और कोई खा लेगा, यानी कि खरगोश क्या हो गया, शाकाहारी, और हमारा जो शेर हो गया मांसाहारी हो गया। अगर मनुष्य की बात करें तो भैया मनुष्य हमारा क्या होता है, सर्वाहारी होता है, यानी कि शाकाहारी भी खाता है, मांसाहारी भी खाता है। तो इसलिए ये हमारी क्या हो गई, यही हमारी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आ जाती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एक सरल खाद्य श्रृंखला के स्तर बताइए। स्तर चलिए जान लेते हैं। उत्पादक कौन हो जाएंगे, उत्पादक भैया कौन हो जाएंगे बताइएगा। इसमें 3 स्तर होते हैं। पहला हो गया आपका उत्पादक, उत्पादक हो गया आपका पेड़ पौधे, यानी कि जो भोजन का निर्माण करके देते हैं वो हमारे पेड़ पौधे होते हैं। जैसे कि मनुष्य भी फल खाता है और ऐसे बहुत सारे जीव जंतु भी फल यानी कि शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो फल मिलता है भैया कौन खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, यानी कि उपभोक्ता यानी कस्टमर, जिसे कुछ चाहिए। उत्पादक यानी जो
चीज को बनाकर दे रहा है। तो प्राथमिक उपभोक्ता भैया है फल को खा लेगा, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता जो है यानी कि खरगोश है, खरगोश को द्वितीयक उपभोक्ता खा लेगा। यानी कि यही हमारी क्या हो गई, खाद्य श्रृंखला हो गई। ये कुछ क्वेश्चन स्टार्ट के आप हैं सोच रहे होंगे सेम सेम हैं। हाँ दोस्तों, ये कुछ आपकी खाद्य श्रृंखला पर यहाँ आधारित सारे क्वेश्चन हैं। चलिए देख लेते हैं, इसके जाल के बारे में जान लेते हैं। खाद्य जाल से क्या आशय है? कोई जीव एक से अधिक पोषक स्तरों से तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता है और ऐसे परितंत्र को खाद्य जाल कहा जाता है। यानी कि आपको मैंने ऊपर से नीचे तक जो पढ़ाया है, इसका जो सिस्टम पूरा है भैया, यही हमारा खाद्य जाल कहलाता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र पिरामिड क्या है? यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में आपको पूछा गया है। पारिस्थितिकी पिरामिड से हमारा आशय है खाद्य कड़ी के प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक रहती है और कड़ी के अंत तक पहुंचते पहुंचते उपभोक्ताओं की संख्या भी कम हो जाती है। इसमें ऐसा दिया है कि भैया स्टार्टिंग में जीवों की संख्या अधिक होती है, लास्ट में पहुंचते पहुंचते कम हो जाती है। यही बताइए, अगर कोई चीज़ उसको खा ली गई या ख़त्म कर दी गई तो उसकी संख्या हमेशा अपने आप कम होगी ना। तो वही सिस्टम इसमें समझाया गया है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। जैव विकास से संबंधित पहले वैज्ञानिक आपके हैं कौन से हैं? जीन बैटिस्ट डी लैमार्क, ठीक है। दूसरे आपके हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन और तीसरे आपके हैं ह्यूगो डी ब्रिज। 3 वैज्ञानिक हैं, आप नाम देख सकते हैं, इनको आप ध्यान से रट लीजिए। एक तरीके से आपको इनको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि नाम है भैया, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। जीन बैटिस्ट डी लैमार्क और चार्ल्स डार्विन आपके हो जाएंगे भैया, ह्यूगो डी ब्रिज 3 वैज्ञानिक हैं। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैव विकास के प्रमाण क्या हैं? जैव विकास के प्रमाण क्या हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जैव विकास के प्रमाण जो निम्न प्रकार हैं, पहले देख लेते हैं। पहला हमारा है जीव जंतुओं पौधों की तुलनात्मक शरीर की रचना करना, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा भैया शरीर क्रिया विज्ञान, और तीसरा हो गया आनुवंशिकी, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, जैव विकास के प्रमाण हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा दिया है जैव विकास क्या है? अगर बात करेंगे दोस्तों जैव विकास के बारे में, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जैव विकास धीरे धीरे होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पौधे या जंतु पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पौधे तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए हैं। यही हमारा क्या है, यही हमारा भैया जैव विकास है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है नव डार्विनवाद क्या है? अगर बात करेंगे नव डार्विनवाद के बारे में, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। इसमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक कार्य करते हैं। अगर बात करें इनकी, नव डार्विनवाद ने बताया कि भैया नई जातियों की जो उत्पत्ति है पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। इसमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक कार्य करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पहले कुछ ऐसे जंतु पाए जाते थे, उनमें कुछ प्रजातियां अलग थीं, लेकिन बाद में बहुत सारी परिवर्तन के कारण, जीन्स के कारण बहुत सारी जातियां बदल जाती हैं। चलते हैं दोस्तों जान लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डी ब्रिज का नाम प्रसिद्ध है? इन्होंने कौन सा दिया था भैया? इन्होंने दिया था भैया उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करने के कारण ह्यूगो डी ब्रिज नाम प्रसिद्ध है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत इन्होंने दिया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण किस जंतु के ऊपर है? लैमार्कवाद ने बताया था कि भैया क्या बताया था, इन्होंने कहा था जिराफ के ऊपर प्रस्तुत किया था। इन्होंने कहा था कि पहले जिराफ जो थे भैया, इनकी गर्दन जो थी बहुत छोटी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया सिस्टम, पेड़ों की पत्तियों के खाने के चक्कर में ये अपनी गर्दन ऊंची करने लगे। ऊंची करते करते इनका ऐसा एक सिस्टम बन गया कि इनकी जो वंशानुक्रम नई प्रजाति उत्पन्न हुई तो उनकी गर्दन जो है लंबी होने लगी। ये किसने बोला था? ये भैया लैमार्क ने बताया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है उत्परिवर्तनवाद से आपका क्या समझते हैं? अगर बात करेंगे उत्परिवर्तन के बारे में, बाद के बारे में इसके जान लेते हैं। हॉलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज ने इवनिंग प्रिमरोज के पौधे की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते समय देखा कि इन पौधों में कुछ ऐसे पौधे भी थे जो जनक पौधे से काफ़ी भिन्न थे। कैसे भिन्न थे? जनक पौधे से काफ़ी भिन्न थे, इतने भिन्न कि इन्हें एक नई जाति के रूप में देखा जा सकता है। लंबी अवधि तक इस प्रकार के अध्ययन के बाद
हुगो डी वृज ने 1901 में उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैसे कि आपको पता है कि आपके यहाँ अगर धान की जाती है तो उसकी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं, आपने देखा होगा उसी में आपकी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं जो अलग अलग प्रकार की होती हैं। वैसे ही इन्होंने प्रकार समझाया है, यानी कि किसी भी चीज़ की दूसरी तरीके में परिवर्तन या कुछ अध्ययन उन्होंने किया जिनका जो काफ़ी भिन्न थी, यानी कि उनके जो जनक जैसे कोई पौधा है उसको उगाया गया, लेकिन उसके बाद जो मटर हुई यानी कि मटर भी हो दो उसका अगर अलग अलग रूप जो आया ना, वही हमारा उत्परिवर्तनवाद को दर्शाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, नए जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? नए जातियों के उद्योगों के सिद्धांत को हुगो डी वृज ने प्रतिपादित किया। इन्होंने ही बताया कि एक जाति से दूसरी जो जाति है भैया बन जाती है। किससे? ये किसने बताया भैया? ये हुगो डी वृज ने बताया है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, डार्विनवाद तथा नव डार्विनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन तथा नव डार्विनवाद को किसने प्रतिपादित किया? इसकी अगर बात करें तो डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन तथा नव डार्विनवाद को जूलियन हैक्सले ने प्रतिपादित किया। किसने? जूलियन हैक्सले ने प्रतिपादित किया। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आप ध्यान से देख लेना। डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत कीजिए। डार्विनवाद की आलोचना क्यों की गई और क्या इसके कारण थे, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। डार्विनवाद ने जुड़ी कुछ विरोधात्मक आपत्तियां निम्न प्रकार की हैं। डार्विन ने अवशेषीय अंगों की उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। और दूसरा क्वेश्चन इसमें है, ऑप्शन है, डार्विनवाद में विभिन्नताओं की उत्पत्ति तथा कारणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। चलते हैं दोस्तों अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अगला इसका दिया है, समस्या इस बात की थी कि जिनकी वंशागति होती है वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती हैं। यही हमारे क्या हो गए? डार्विनवाद की आलोचनाएं हो गई। चलते हैं खनिज के बारे में जान लेते हैं। खनिज क्या है? भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों का युग्मों को खनिज कहते हैं। जैसे कि आपको पता है खनिज क्या है, हमारा कोयला जो है खनिज है, पेट्रोल हमारा खनिज है, डीजल हमारा खनिज है, ग्रीस जो निकलती है ना पेट्रोल से ही बनती है, ये भी हमारा खनिज है। ऐसे पदार्थ जो हमें ज़मीन खोद के निकालने पड़ते हैं वो हमारे यूज हो रहे हैं, वो हमारे खनिज कहलाते हैं। एक तरीके से लोहा भी हमारा खनिज है। ऐसे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। चलिए जान लेते हैं खनिजों के बारे में और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। खनिज जो भैया है कहाँ पाए जाते हैं? खनिज पृथ्वी के तल पर, भूप्रपट्टी में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी का वह भाग कौन सा? भूप्रपट्टी में पाए जाते हैं और समुद्र में भी पाए जाते हैं। पृथ्वी में पाए जाएंगे तो भूप्रपट्टी में और समुद्र में भी पाए जाते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क के बारे में जान लेते हैं। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में होता है अयस्क कहलाता है। क्या होता है? ऐसे खनिज जिनमें धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से होता है अयस्क कहलाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कौन कौन से अयस्क हैं, उनके नाम उल्लेख हम कर लेते हैं। अयस्क हमारे हो जाएंगे, एक हमारा हो गया लोहा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम तथा कैल्शियम हमारे जो हैं ये हमारे अयस्क हो गए। इसके बारे में जान लेते हैं कौन सी धातु है और अयस्क का नाम क्या है। अगर लोहे की बात करेंगे, लोहा एक धातु है, इसका अयस्क जो भैया क्या होता है? हेमेटाइट होता है। ठीक है, एक हमारा एंथ्रेसाइट भी होता है। ऐसे भी इसके और भी प्रकार हैं। चलते हैं तांबे के बारे में जान लेते हैं। तांबे का अयस्क क्या होता है? तांबे का अयस्क जो है कापर पायराइट होता है। क्या है? कापर पायराइट होता है। सोने का जो है सोना भैया है, इसमें कुछ नहीं होता है। सोना खुद एक मुक्त अवस्था में सोना ही पाया जाता है, लेकिन जब स्त्रियां इसको पहनती हैं, इसको बनवाती हैं, तो इसको लचीला कुछ बनाने के लिए अन्य धातुएं मिला दी जाती हैं। चलिए एल्युमिनियम के बारे में जान लेते हैं। एल्युमिनियम जो हमारा है किसमें प्राप्त होता है? इसका नाम हो जाएगा बॉक्साइट। अगर कैल्शियम की बात करेंगे तो भैया ये चूना पत्थर इसका अयस्क होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, निम्न अधात्विक खनिजों के प्राप्त स्थान का नामोल्लेख कीजिए। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से मतलब धातु नहीं अधात्विक हैं, प्राप्त स्थान के बारे में जान लेते हैं। ये अधात्विक खनिज हैं और इनकी ये प्राप्त स्थान हैं। यानी कि अगर बात करेंगे भैया अब्रक जो है हमारा, अब्रक जो अधातु है, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? अब्रक जो हमारी है बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान में अब्रक पाई जाती है। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर बात करेंगे बहुमूल जो पत्थर होता है ये कहाँ पाया जाता है? बहुमूल पत्थर की बात करें दोस्तों तो ये हमारा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगर पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम के बारे में अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारा गुजरात हो गया, असम हो गया, अरब सागर के तटीय क्षेत्र हो गया तथा कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी नदियों के मुहाने में
पाया जाता है। कोयले की बात करेंगे तो भैया पश्चिम बंगाल और बिहार तथा तमिलनाडु में कोयला पाया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है अयस्क से धातु निष्कर्षण की विधियां लिखिए, यानी कि अयस्क से धातु कैसे निकाली जाती हैं उनकी विधियों के बारे में बताइए। भैया कितनी विधि हैं? तो उसकी एक पहली विधि होती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इसको हम लघु त्रि क्वेश्चन में बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, आपको टेंशन मत लीजिएगा। और दूसरी आपकी हो जाएगी चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरी हो जाएगी फेन प्लवन विधि। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है अयस्क से प्राप्त अशुद्ध धातुओं का शोधन कैसे किया जाता है? अयस्क से प्राप्त अशुद्ध धातुओं का शोधन कैसे करते हैं, पहला देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। प्रगलन से प्राप्त धातुओं में अनेक अशुद्धियां मिली होती हैं। अशुद्धि युक्त कुछ धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कैसे करते हैं? विद्युत अपघटनी विधि द्वारा इसे हम शुद्ध किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? विद्युत अपघट्ट की अगर बात करें, एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं, जिसे विद्युत अपघट्ट कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पिग आयरन किसे कहते हैं? बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन, यानी कि जिसे कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता है। पिग आयरन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ढलवा लिख सकते, लोहा लिख सकते हैं, जिसे हम कच्चा लोहा कहते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होता है भैया? बात्या भट्टी से प्राप्त होता है। बात्या भट्टी को आप जानते होंगे, आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन आपको हम डिटेल में इसको भी पढ़ा देंगे। इस्पात से क्या अभिप्राय है? बात करेंगे इस्पात के बारे में तो भैया ये लोहे का एक दूसरा रूप होता है। क्या होता है? लोहे का एक दूसरा रूप होता है। इसमें यानी कि Fe यानी कि फेरस 98.8% से 99.8%, कार्बन जो भैया है 0.25 से 1.5 तथा शेष हमारा क्या होता है? SiPs यानी कि सिलिकॉन हमारा होता है, फास्फोरस एंड हमारा ये एस एंड मैग्नीशियम ही इसमें पाया जाता है। अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसका उपयोग नट बोल्ट बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है इसका प्रयोग? भैया नट बोल्ट जो होते हैं ना, उसके बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं तन्यता क्या है, तन्यता के बारे में जान लेते हैं। धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं, यानी कि ऐसी धातुएं जो अपने, जैसे कि कोई सोना है, सोना को तन्य बनाने के लिए कैसा, आपके देखो आपने देखा हो स्त्रियों के लिए बनाए जाते हैं, कुंडल उंडल सब बनाए जाते हैं, कैसे? तन्य करके ही बनाए जाते हैं ना। जैसे कि आपने तार देखा है, पहले एक लोहा होगा ना, लोहा कुछ बड़ा होगा, उसको पिघलाकर एक तरीके से गर्म कर कर उसको तन्य बनाकर उसके तार बनाए जाते हैं, ही हमारा तन्यता होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है चालकता क्या है? चालकता के बारे में जान लेते हैं। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं क्योंकि इनमें विद्युत प्रवाह संभव है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं क्योंकि इनमें विद्युत प्रवाह संभव है, यही चालकता है। यानी कि वो धातुएं जिसमें करंट हम दौड़ा सकते हैं वही हमारी चालकता कहलाती है, चालकता धातु कहलाती है, जिसे हम धातु बोलते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि चांदी हो गई हमारी, ठीक है, घर में हम एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। वैसे विद्युत की जो सुचालक सबसे अच्छी होती है क्या? चांदी होती है। चांदी इतनी महंगी होती है तो उसको हम प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या एल्युमिनियम एंड कॉपर का प्रयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है धातुओं के संरक्षण से क्या अभिप्राय है? धातुओं के बारे में जान लेते हैं। धातुओं की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक परत के रूप में उतरना या नष्ट होना धातु का संक्षारण कहलाता है। धातुओं के संक्षारण के आपका क्या अभिप्राय है? जैसे कि आप जानते हैं कि लोहा होता है, उसमें भैया क्या काई लग जाती है और ऊपर से वो चढ़ता रहता है, नष्ट होता रहता है, वही हमारा धातु संक्षारण या संक्षरण कहलाता है। चलिए देख लेते हैं मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु के बारे में जान लेते हैं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या अघात धातु का समांगी मिश्रण है। यानी कि जैसे दो धातुओं में मिलाकर हम एक धातु बना देते हैं ना, जैसे कि तांबा है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? मिश्र धातु कहलाती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है खनिज धातु से आप क्या समझते हैं? खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं, पहले जान लेते हैं खनिज के बारे में। प्रकृति में पृथ्वी के अंदर वस्तुओं एवं उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये हमारे उसी रूप में पाए जाते हैं, ये हमारे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। धातु के बारे में अगर जानेंगे तो धातु क्या होती है? धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। ये सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, यानी कि ऊष्मा की सुचालक होती है, इसमें ऊष्मा का भी प्रवाह किया जा सकता है।
चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। धातुओं के भौतिक गुण के बारे में जान लेते हैं। पहला हमारा भौतिक गुण क्या है, इसमें दिया है शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा हो जाएगा धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तीसरा देख लेते हैं, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध है, यानी कि इसको हम चादर के रूप में पीट कर बना सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन है, सोना और चांदी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझाइए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझाइए। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है भैया, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, वही हमारी धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आपको आप किस सब्जेक्ट का अगला वीडियो चाहिए। चलिए आपको मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।